हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए हम लोग गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए हल करने की विधि के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग सीखे थे कि रैखिक युग्म के समीकरणों को हम लोग 3 विधियों से हल कर सकते हैं। मुख्य रूप से पहले तो 2 विधि से, एक ग्राफीय विधि बताया गया था हल करने के लिए रैखिक युग्म के समीकरण को, हल करने की 2 विधि। एक बताई गई थी आपको ग्राफीय विधि और दूसरा बताया गया था बीजीय विधि। ग्राफीय विधि में आपको एक्सरसाइज के प्रश्न तो नहीं बताए गए थे, लेकिन इसमें विधि और उदाहरण के रूप में प्रश्न देके आपको बताए गए थे। ऐसे बीजीय विधि में फिर आपको 3 विधि बताई गई थी। बीजीय विधि में 3 विधि बताई गई थी: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तीसरा बताया गया था वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां जो है बीजीय विधि के रूप में बताया गया था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न में ये कह दिया जा रहा है कि आप इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करिए, तब तो बाध्यता है कि ग्राफीय विधि से ही हल करना है। नहीं तो बीजीय विधि से अगर हल करना है तो बीजीय विधि से भी आप उसको हल कर सकते हैं। बीजीय विधि में भी नाम दे देगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि। तो जिस विधि का भी प्रयोग करना हो, उस विधि के प्रयोग से अगर कह दिया जाए तो उस विधि के प्रयोग से उसको हल करिए, और नहीं तो फिर आप किसी विधि से हल करना हो तो आप स्वतंत्र हैं, प्रश्न को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी वाले प्रश्नावली में, एनसीईआरटी की प्रश्नावली से आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। रैखिक युग्म के समीकरण निकाय का हल कैसे निकालेंगे। तो प्रश्नावली में हम लोग एक तरह के जो प्रश्न हैं उसमें से कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा और बाकी जो प्रश्न हैं उसको आप करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो फिर उसको आप किसी न किसी माध्यम से पूछेंगे, फिर आपको वो बताया जाएगा। हम इसमें प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 3.1 से, और 3.1 में जो पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगा। प्रश्न में आगे लिख रहा है, क्या यह मनोरंजक है? भाई मनोरंजक तो है। प्रश्न मतलब हम लोग आपस में भी बातचीत करते हैं तो इस तरह के प्रश्न बड़े बुजुर्ग घरों में पूछ देते हैं कि चलो ये बताओ, तो उसी तरह का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले उम्र वाले प्रश्न में 3 बातें होती हैं। एक होता है वर्तमान आयु, फिर इसके बाद हम लोग इसके पहले पूर्व, ये वर्तमान के मतलब पहले की आयु, और फिर बाद में जाते हैं वर्तमान के बाद मतलब आने वाले समय की आयु, बाद की आयु। तो किसी भी प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें वर्तमान आयु ही पूछा जाता है। प्रश्न पूर्व आयु और बाद की आयु के विषय में दिया जाता है भाषा में करके, लेकिन पूछा जाता है वर्तमान आयु। तो ऐसे प्रश्नों में सीधा एक काम करिए, जो भी पूछा जा रहा है उसी को मानिए। जैसे प्रश्न में आफताब की आयु पूछा जा रहा है और उसके पुत्री की आयु पूछा जा रहा है। प्रश्न आफताब एवं उसके पुत्री से संबंधित है, तो इसमें हम लोग सबसे पहली लाइन यही करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि माना आफताब की वर्तमान, आफताब एवं उसके पुत्री की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु x वर्ष एवं y वर्ष है। ये पहला काम कर लेंगे, क्योंकि इसको दो चर में हल करना है, इसलिए इसको हम अलग अलग मानेंगे। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में पहली लाइन देखिए क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। यानी आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है, यक्ष वाई से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी आफ्ताब की, यक्ष माइनस 7। या इसको आप चाहें तो समीकरण में बना के लिख लें, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये बराबर नहीं है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। यानी कि 7 वर्ष पूर्व इसके पुत्री की जो आयु थी उसका 7 गुना कर देंगे तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो इसमें आफ्ताब की आयु है यक्ष, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, यक्ष माइनस 7। ये हो गया 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, और इक्वल टू होगा 7 इंटू 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु होगी y माइनस 7। अब इसको हल करेंगे लोग तो ये होगा 7y माइनस 49, यानी कि हो जाएगा यक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ये 49 और ये उधर जाएगा प्लस होगा प्लस 7, तो 7 49 42, समीकरण नंबर 1। और दूसरा प्रश्न भी बन रहा है इसमें, आगे कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व था, ये भी पूर्व था, अब क्या है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, इसका संबंध बन रहा है 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु से, और 3 वर्ष बाद जो पुत्री की आयु है उसका कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना, तब जाके ये आफ्ताब की आयु के बराबर होगा। ये भी प्रश्न में दिया हुआ है कि अब से इस समय से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी अधिक होगी। तो इस समय आफ्ताब की आयु है यक्ष, 3 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3, और 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3, और इसका 3 गुना करना है तो 3 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे लोग तो 3y प्लस 9, और यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 9 है, ये 3 हो जाएगा तो 6, समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण मिल गए। अब इन्हीं 2 समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में हल करने के लिए कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो हो गया, एक हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 3y इक्वल टू 6, बीजगणितीय इसका रूप हो गया। अब इसको ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली आपको दिखाना बताया गया है कि इस रेखा का एक ग्राफ खींचिए, फिर इस रेखा का ग्राफ खींचिए ग्राफ पेपर पे या पेज पे, और जो ग्राफ मिलेगा वह इसका जो है ग्राफीय प्रदर्शन या निरूपण हो जाएगा। तो ग्राफीय निरूपण जो है इसका किया जा सकता है। तो बीजीय निरूपण, बीजीय पदों में इस प्रश्न का निरूपण हो गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण अगर करना है तो ग्राफीय निरूपण के लिए यहाँ हम लोग ऊपर
हम लोग के पास अब 2 समीकरण हो गया। इन्हीं 2 समीकरण से हम लोग ग्राफी निरूपण करेंगे। तो समीकरण 1 से y का मान निकालिए। तो ये होगा -7y इज इक्वल टू -42 और माइनस यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 42 प्लस यक्स बाई 7। तीनों माइनस है, माइनस को कर देंगे प्लस हो जाएगा और y इक्वल टू निकाल देंगे इतना। अब इसके लिए बनाएंगे जो चार्ट, ये आपको ग्राफी निरूपण में आपको पहले भी बताया गया है। आप इसके लिए चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है और यहाँ पे जो है x y, कम से कम 2 मान निकालिए इसमें। तो सीधे यहाँ पे x बराबर 0 पे 42/7 होगा y का मान और y का मान निकलेगा, तो ये एक वैल्यू हो जाएगा 0.6। फिर इसमें और भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। एक 0.6 हो गया और x इक्वल टू -42 ले लें, अगर -42 ले लें यहाँ पे, तो 42 का मान 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो जाएगा, यानी कि -42 और 0 भी इस पे होगा। ये पहले समीकरण से निकला। और भी बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु मिल गया तो हम लोग इसमें ग्राफ को दिखा सकते हैं। इस समीकरण को हमें किनारे लिख ले रहा है, x - 7y इक्वल टू -42, ये हमको पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण यहाँ मिला हुआ है हम लोगों को, दूसरा भी किनारे लिख दे रहा है, x - 3y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x - 3y इक्वल टू 6 है, x - 3y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा x - 6/3। फिर इस बार भी हम x को स्वतंत्र चर लिए हैं, y को परतंत्र चर लिए हैं। और यहाँ से फिर हम लोग इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में फिर वही x और y का मान, x का मान अपने पास से रखेंगे, y का मान निकालेंगे। अब मान लीजिए x का मान यहाँ 0 दिए, तो y का मान निकलेगा -6/3, -6/3 मीन्स -2, यानी कि एक पॉइंट हो गया 0 -2। और x का मान एक 6 ले लीजिए, 6, तो 6 - 6 इक्वल टू 0, तो एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6 0। अब 2 बिंदु यहाँ मिला हुआ है, 0 6 6 0 और ऐसे है। तो इसका अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए नीचे जगह नहीं बन पाएगा, मैं ही बना रहा है छोटे जगह में। मान लीजिए -42 है, -42 अभी x की वैल्यू है, तो y अक्ष को हमको इधर ही करना पड़ेगा। ये मूल बिंदु हुआ, x अक्ष हुआ, y अक्ष हुआ। हाँ, इसमें 0 6 मतलब x मान 0 y मान 6, ये हो गया मान लीजिए 0 6। और फिर -42 0, x का मान -42, तो अगर 6 इसको ले रहा है तो यहाँ लगभग आएगा -42 0। और इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे लोग, ऐसे जाएगा आगे। ये आप इंस्पेक्टर से इसको सीधी रेखा के रूप में खींच लेंगे। ये हो गया, रेखा कौन सी हो गई, ये हो गया x - 7y इक्वल टू -42। इसका नाम चाहे तो रखते हैं AB। अब दूसरी रेखा है 0 - 2, y मान 0, x मान -2, तो ये होगा मान लीजिए 0 - 2 और 6 0 0 - 2 गलत जा रहा है, 0 - 2 यहाँ नहीं होगा, -2 मैंने y मान -2, यानी कि यहाँ होगा 0 - 2, ये C हो गया। और 6 0 y, x मान 6, y मान 0, इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए ऐसे। तो यहाँ पे जाके
यहाँ पे इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, ये सी डी रेखा हो गई और इस रेखा का समीकरण हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया इस दो समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। अब यहाँ का बिंदु जो होगा क्या होगा, x y दोनों धनात्मक होगा और यहाँ का बिंदु क्या हो सकता है, इसके विषय में अगर देखा जाए दोनों समीकरण से तो x y का एक ही मान यहाँ पे होगा और यहाँ पे देखा जाए कौन सा मान होगा, x का कौन सा मान लिया जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ 12 लिया जाए, 12 6 12 लिया जाए तो 12 में 6 निकलेगा 6/3 यानी कि 2 होगा। x मान 12 y मान 2 और यहाँ 12 लिया जाएगा तो 12 मतलब 42 12 54 42 12 एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु जो एक्स वाई का मान भी मिल जाए। प्रश्न में तो यहीं तक कहा है कि बीजीय पद के रूप में लिखिए, यहाँ हो गया, ग्राफीय निरूपण कीजिए, यहाँ हो गया। प्रश्न में ये नहीं कहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आफताब की और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में यह कह दिया जाए कि आफताब और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो कैसे होगा। तो आफताब की और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 40, x का मान अगर 42, अगर x का मान 42 ही लिया जाए तब क्या होगा, 42 तो दिया गया है, 42 लिया गया 0 होगा। एक मिनट, ये गलत हुआ है क्या, नहीं सही है। x का मान अगर धन 42 लेंगे लोग तो धन 42 लेंगे तो 42 दूनी 84, 12 सतह 84, 12 आएगा। 42 12 तो इसको मिल रहा है, इस पर देखा जाए 42 12 मिलेगा क्या, इस पर अगर 42 लिया जाए तो 42 में से 6 निकलेगा 36, 12 के 36 12, ठीक। ये 42 और 12 ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, 42 और 12, यानी कि x का मान है 42 और y का मान है 12, यानी कि आफताब की वर्तमान आयु हो जाएगा 42 और उसके पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी 12। तो प्रश्न में सिर्फ इतना कहा था कि इसको बीजीय पदों में लिखिए, बीजीय पद में समीकरण 2 ठो निकल गया था। फिर प्रश्न कहा गया था कि इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो ग्राफीय निरूपण में से ग्राफीय निरूपण हो गया, यहाँ आगे प्रश्न पूरा हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उम्र वाले प्रश्न में जब भी इस तरह की बात पूछें उस समय इस तरह के प्रश्न में आप वर्तमान आयु मानिए और वर्तमान आयु के आधार पे आप उस वर्तमान आयु के पीछे जाके या उस वर्तमान आयु से आगे जाके जो समीकरण का है उस हिसाब से समीकरण बनाइए और समीकरण बनाने के बाद जो है जैसे प्रश्न गए ग्राफीय रूप से बीजीय विधि से जैसे गए उस समीकरणों को हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न में एक दो प्रश्न और जिसमें कि हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें और उसको हल कर पाएँ, उसके लिए अभ्यास जरूरी है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि एक प्रश्न आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको अगले प्रश्नों में थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं कि समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39,900 में एक बल में 3 बल्ला और 8 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित मतलब समीकरण में और ज्यामितीय मतलब वक्र से। तो प्रश्न का पहला भाग है कि 3 बल्ला और 6 गेंद जो है 3900 रुपये में खरीदी गई है। तो शुरू करेंगे यहाँ से 3.1 का दूसरा प्रश्न। माना एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है।
एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य, ऐसे वाई और एक्स मान लेंगे। एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला एवं 6 गेंद का मूल्य प्रश्न में दिया है कितना, 3900 रुपया। अब देखिए, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, तथा है यहाँ पे और है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y = 39। समीकरण है और सब जगह 3 है, कॉमन 3 का भाग दिया जा सकता है। इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेंगे लोग। ये हो जाएगा x + 2y = 13, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का दूसरा भाग है, ये पहला हुआ। आगे कह रहे हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। अब इस बार एक बल्ला और 3 गेंद, ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा भाग है समीकरण का, एक बल्ला तथा 3 गेंद का मूल्य इस बार हो गया कितना, प्रश्न में ही दे रहा है 1300। तो एक बल्ले का मूल्य 1 × x, 3 गेंद का मूल्य इसके हिसाब से 3 × y बराबर 1300, यानी कि ये हो गया x + 3y। नंबर तो प्रश्न का बीजीय निरूपण तो हो गया। एक हो गया x + 2y = 1300 और ये हो गया x + 3y = 1300। अब इस प्रश्न को ज्यामितीय और गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो गणितीय रूप में तो हो गया, और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए फिर इसको लेके चार्ट बनाइए, x का मान लेके y का मान निकाल के, फिर इसको लेके चार्ट बनाइए और उसको अपने इस चार्ट पेपर पर लेके खींच दीजिए, तो फिर आपको इसका ये ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। यह है प्रश्न नंबर 2। ज्यामितीय निरूपण करेंगे इसका, बहुत आसान सी बात है। और इस दोनों का अलग अलग चार्ट बना के आपको वहाँ पे करना होगा, और इसमें कोई बड़े उस तरह का अंक नहीं है, इसलिए ज्यामितीय निरूपण जो बड़ी सिंपल ही हो जाएगा इसका। एकदम इसी तरह का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्रम से x और y मान लेंगे और समीकरण बनाएंगे अगर, तो हम प्रश्न नंबर 3 को हम साइड में करके आपको समझा रहे हैं कि पहला हिसाब इसका दे रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो सेब को x और अंगूर को y मान लें, तो 2 × x और 1 × y। ये हो गया 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मिल के हो गया कितना, 160 रुपये, 160। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप दूसरा भाग इसका देखेंगे तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। अब 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर ये मिल के होगा, यहाँ प्रश्न दिया 300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 1 के जैसे प्रश्न नंबर 2 के जैसे फिर आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में भी बीजीय समीकरण संबंध मिल जाएंगे, और इस संबंध के आधार पे आप बहुत आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से इसका हल भी निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ के इसको आगे बढ़ाइए। अगर इसमें फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ज़रूर बताइएगा, फिर अगले वीडियो में इसको हम सॉल्व करके पूरा आपको दिखाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 हुआ। प्रश्न नंबर 3, और चलिए 3 ही प्रश्न है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद से एक्सरसाइज 3.2 में सीधे आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले वाले में हल नहीं करना था, लेकिन दूसरे वाले में हल करना है। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि अगर आप समीकरण बना पाते हैं
और समीकरण सही से बन जाता है, फिर उसको हल करना बहुत कठिन नहीं रह जाता है। सबसे प्रमुख काम है इसमें प्रश्न पढ़ के उसका समीकरण तैयार करना, बीजगणितीय संबंध बना देना। अगर बीजगणितीय संबंध या समीकरण ज्यों ही आपका पूरा होगा, फिर आप उसको हल करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस विधि से कहे उस विधि से आप उसको हल करते हैं। अब संबंध बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे आयु वाला प्रश्न दे दिया गया, मूल्य वाला प्रश्न दे दिया गया, या काम समय चाल समय से संबंधित प्रश्न, या अन्य इस तरह से हर प्रश्न में आपको नई नई ट्रिक देखने को मिलेगा। इसीलिए इसमें हम एक्सरसाइज से शुरू कर रहे थे। प्रश्न 3.2 का पहला प्रश्न है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 10। तो 3.2 का पहला प्रश्न, पहले का पहला, इसमें पहला स्टेप होगा, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या, पहला स्टेप। लड़कों और लड़कियों की संख्या बताए तो मोस्टली जो पूछता है वही मानते हैं। हम आपको पहले ही बोले थे कि पूछ रहा कुल लड़कों लड़कियों की संख्या अलग अलग बताइए, तो ये हो गया। अब इसमें प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि कुल छात्र हैं 10, कुल छात्र जो है वो 10 है। तो छात्र मतलब बालक और बालिकाओं की संख्या, तो बालकों की संख्या x, बालिकाओं की संख्या y, मिलके कितना होगा 10। समीकरण नंबर 1 हो गया एक समीकरण। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्रश्न लिखे हो तभी आपको समीकरण मिले, बहुत ध्यान से पढ़े, छोटे शब्दों में समीकरण आपको मिल जाएंगे। पहला समीकरण हो गया। इसके बाद दूसरा भाग क्या रहा है इसका, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या, तो फिर दूसरा भाग है इसका, लड़कियों की संख्या ये लड़कों की संख्या से कितना है 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी जब लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ देंगे, या लड़कियों की संख्या में 4 घटा दें तो लड़कों की संख्या के बराबर। यानी कुल मिला के ये समझना हम लोगों को कि लड़कियों की जो कुल संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि y बराबर x प्लस 4। इसको हल करेंगे लोग तो -x प्लस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले राशि को धनात्मक करना है, अगर यहाँ पे -x को +x करना है तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 2। इस तरह से ये 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे लोग, किस विधि से हल करेंगे हम लोग, तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम लोग ज्यामितीय विधि से। प्रश्न में कह रहे हैं ज्यामितीय विधि से ही हल करना है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करना है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y का मान निकालने क्या मिलेगा। अब इसके लिए चार्ट बना लें, चार्ट को आपको हर हाल में बनाना है। नीचे आप चार्ट बनाना है, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ हो गया x y। अब यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 10, x बराबर 10 तो y बराबर 0। 2 बिंदु मिल गया, 2 बिंदु हम देखा आराम से पा जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को ये 2 बिंदु मिल गए। तीसरे बिंदु के लिए जगह छोड़ देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। अब इसके लिए चार्ट बनाएंगे लोग तो यहाँ पे x फिर y फिर x y। x का मान यहाँ पे मान लीजिए दिए 0 तो y का मान हुआ 4 और 0 पहला बिंदु हो गया। फिर x का मान लिया -4 तो y का मान मिला 0
-4 दूसरा। उभयनिष्ठ बिंदु पाने के लिए अभी हम लोग देखेंगे। उभयनिष्ठ बिंदु जो बहुत ऐसे सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हम लोग जब उससे आएंगे तो बहुत जल्दी वो उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को वो संतुष्ट करें। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे निरूपित करेंगे। यहाँ निरूपित करेंगे लोग तो क्या होगा, ये हो गया x अक्ष, जो y अक्ष मूल बिंदु। अब इसको देंगे 0 10, x मान 0 y मान 10, तो 5 10 0 10 और 10 0 5 10 10 0। ये हो गया a, ये हो गया b, a और b को मिला के एक सीधी रेखा खींच देंगे और ये हो गया x माइनस वाई बराबर 4। नहीं x माइनस वाई बराबर 4 नहीं है, ये x धन वाई बराबर 10 है और x वाई बराबर ये 4 है, 4 वाला ये समीकरण है। और ये है 0 4, x मान 0 y मान 4, ये हो गया 0 4 और -4 0, x मान -4 0 और इसको मिलाता हुआ एक रेखा खींचेंगे तो ये हुआ समीकरण हम लोगों का। ये हो गया c, ये हो गया d और ये समीकरण हुआ ये वाला मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -4। दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं जो इस बिंदु E पे काट रही हैं, एक रेखा यहाँ पे AB हो गया, एक रेखा यहाँ पे CD हो गया। दोनों रेखाएं जो यहाँ पे काट रही हैं यही इसका उभयनिष्ठ बिंदु है और इसी बिंदु का निर्देशांक जो x y का मान होगा। तो आपको हम पहले ही कहते थे कि दो बिंदु निकाल लीजिए और कुछ जगह छोड़ के रखिए। अब यहाँ इस बिंदु के लिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर कितना लिया जाएगा x का मान, अब अगर एक ग्राफ पेपर में बनता ना तो एकदम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 माना गया है या 10 माना गया है तो एकदम आराम से आपको यहाँ पे बिंदु मिल जाते हैं। तो 5 के ही आसपास वो बिंदु होगा। और बिंदु कहाँ होगा उसके लिए पाँच से थोड़ा कम ही दिख रहा है, 5 तो यहाँ पे है, इसके थोड़ा कम दिख रहा है। 4 पे अगर करते हैं तो यहाँ पे 4 करते हैं तो y का मान 6 निकलेगा, यहाँ 4 करते हैं तो y का मान 10 हो जाएगा। 3 करते हैं तो 10 में से 3 निकला 7, हाँ ये हो जाएगा x मान 3 तो y मान 7 और यहाँ पर भी x मान 3 रखा जाएगा तो y मान जो 7 मिल जाएगा 3 7। तो उभयनिष्ठ बिंदु हो गया 3 7। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीजगणितीय संबंध दिखाइए। बीजगणितीय संबंध के बाद उसका चार्ट बनाइए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 चार्ट मिल गया। दोनों चार्टों की सहायता से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफ पे प्रदर्शित कर दीजिए। ग्राफ पे प्रदर्शित करने के बाद अगर ये उभयनिष्ठ बिंदु आप पहले खोज लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खोज पाते हैं तो 2-3 बिंदु पहले समीकरण से 2-3 बिंदु दूसरे समीकरण से निकाल लीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल जाएगा। जो ही प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा तो आपको तुरंत एक आइडिया मिलेगा कि किस बिंदु के आसपास x y के मान होंगे। उसके आधार पर आप बहुत जल्दी से उभयनिष्ठ बिंदु वाले निर्देशांक की पहचान कर पाएंगे, उसको खोज पाएंगे। तो ग्राफ से क्या है, अब यहाँ इसके बाद ये चार्ट दोनों बना, चार्ट के बाद उसके नीचे एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ के नीचे फिर आप लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या है x बराबर 3 y इक्वल टू 7। x क्या माना गया था, x माना गया था क्लास में बालकों की संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बालकों की संख्या। इसको हम लोग x माने थे, x का मान 3 निकला और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, ये आंसर है। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ये आसान सी चीज़ है। धैर्य के साथ इसको करना है और धैर्य के साथ ही इसको आगे बढ़ाना है। तो ये है प्रश्न नंबर पहला प्रश्न नंबर 3.2 का। और एक चीज़ और कि एनसीईआरटी में जो भी आपके प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न एक्सरसाइज के प्रश्न और एग्जाम्पल के, ये दोनों मिला के निश्चित बोर्ड पेपर में आपका प्रश्न जो है निश्चित रूप से मिल जाएगा।
इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और प्रश्नों को देखिए, समझिए, हल करने की कोशिश करिए। और अगर हल नहीं हो पाता तो उस पर बात करिए, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, या यूट्यूब के नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी। और वहाँ से आपको आपकी समस्या हमको अगर पता चलेगा तो उसके आधार पे हम वहाँ पे उस विषय को और अच्छे वहाँ पे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगले वीडियो में बाकी प्रश्नावली के प्रश्न।